तो मैं हेडिंग बना लेता हूं ऊपर, सेलों का समांतर क्रम संयोजन, सेलों का समांतर क्रम संयोजन, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब थोड़ा ध्यान दें सब लोग, मैंने कहा कोई जो सेल है, कई सारे सेल हैं, एन सेल है, उन सेलों को मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया है, जोड़ दिया है, और उसमें हर एक का ईएमएफ जो है, हर एक का विद्युत वाहक बल है वो ई है। हर एक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? ई। और हर एक का इंटरनल रेसिस्टेंस भी होगा, मैंने मान लिया आर है। और जब मैं इन्हें ए और बी से ऐड कर रहा हूँ, ए और बी दो बिंदुओं से जोड़ रहा हूँ, तो जो विद्युत वाहक बल, जो ईएमएफ प्रत्येक सेल का होगा, वही विद्युत वाहक बल ए और बी का होगा। कारण आपने समांतर क्रम संयोजन में देखा है कि अगर ए और बी का जो विभवांतर होगा वही प्रत्येक प्रतिरोध का होता था। याद करो, विभवांतर सेम होता था, किस क्रम में? समांतर क्रम में। ऐसे ही जब इसका भी ई है, इसका भी ई है, इसका भी ई है, तो हम अगर ए और बी का ई कह रहे हैं तो इन सबका भी क्या होगा? ई होगा। अगर इनका ई है तो ए और बी का भी ई होगा। यानी यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल होगा वो प्रत्येक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। परिपथ का विद्युत वाहक बल प्रत्येक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। द ईएमएफ ऑफ द सर्किट विल बी इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ ईच सेल। यानी जो प्रत्येक सेल है उसके ईएमएफ के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप लोगों ने ये वाला डेरिवेशन मैंने कई बार कहा है, समांतर क्रम संयोजन पढ़ा था आप लोगों ने। अभी देखो समझ में आ जाए तो आ जाए, तुम लोगों को पढ़ा है तो जी मैंने वीडियो डाली भी है इसकी। अगर मैंने कहा इस बैटरी को यहाँ ऐड करेंगे तो अगर इसका भी है तो इन दोनों का क्या होता था? भी होता था, इन दोनों पॉइंटों का भी होता था, तो इसका ही भी मानते थे, इसका ही भी, इसका ही भी। आ रहा है कुछ याद? तो इसीलिए जब अपन बैटरी का जितना ही ईएमएफ मानेंगे उतना ही क्या होगा? इनका ही भी होगा, सेम होगा। तो बताइए पूरे परिपथ का विद्युत वाहक बल क्या होगा? ई। अपन लिखेंगे माना, देखो माना भाषा क्या होगी इसकी? माना एन सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ई और आंतरिक प्रतिरोध आर है। इन सेलों के बाहर एक प्रतिरोध जोड़ा गया है जिसे अपन बोलते हैं बाह्य प्रतिरोध, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। और जैसे ही अपन इसे ऐड करते हैं इसमें एक करंट फ्लो होने लगता है, उस करंट को अपन बोलते हैं फ्लोइंग करंट, और इसी का हमें डेरिवेशन फाइंड करना है, यानी बहने वाली धारा। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, चूंकि सेलों को समांतर क्रम में, पीछे बातें मत करो, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। सेलों किस क्रम में जोड़ा गया है? समांतर क्रम में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड किया है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो ईएमएफ होगा वो प्रत्येक सेल के बराबर होगा। इसलिए परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, अभी इंग्लिश मीडियम वालों को मैं बोलूंगा इसे, तो अभी रुक जाना आप लोग। परिपथ का जो कुल विद्युत वाहक बल होगा, टोटल ईएमएफ ऑफ सर्किट जो होगा वो किसके बराबर होगा? ईच सेल के, ई के बराबर हो जाएगा। अब इसमें एक और लिखेंगे, यदि आपको देखो बाह्य प्रतिरोध तो पता है आ रहे हैं, जिसे तो हम बाद में ऐड कर लेंगे, लेकिन यदि हम लोग इनके इक्विवेलेंट को देखें, इनके तुल्य प्रतिरोध को देखें, तो उसे तो अपन कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले से निकालेंगे। याद करो, 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। निकालेंगे नहीं निकालेंगे? ये समांतर क्रम में प्रतिरोध का रिजल्टेंट होता है जी आर, इस आर को निकालना है अपन को। तो मैं मान लेता हूं यदि संयोजन का या परिपथ का, यदि संयोजन का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R डैश हो, क्या लिखा है मैंने? R डैश हो, तब इंग्लिश में मैं लिख देता हूं इसे इफ इंटरनल या इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल्स, या ऑल सेल्स लिख सकते हो, ऑफ सेल्स
इज आर डैश देन यहां पर भी फिर आप क्या लिखोगे सेलों का, यहां पर भी क्या लिखोगे सेलों का, सेलों का तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध एक ही बात है, तुल्य भी लिख सकते हो कुल भी लिख सकते हो, टोटल इंग्लिश में बोलते हैं उसे अपन। तो सेलों का तुल्य प्रतिरोध आर डैश हो तब क्या होगा 1/r डैश बराबर आ रहा है कुछ याद 1/r डैश बराबर इसका कितना है 1/r फिर 1/r फिर 1/r ऐसे चलता रहेगा और कहां तक n सेल तक, कहां तक n सेलों n सेल n बार, कितनी बार लिखेंगे इसे अपन n बार, इसे इंग्लिश में लिखना n टाइम्स, क्या लिखोगे इसे इंग्लिश में n टाइम्स, कुछ भी लिख सकती लेकिन हिंदी में हो जाएगा n बार। अच्छा मुझे एक बात बताओ 1/r डैश अगर मैं सब में से r को एलसीएम ले लूं, r को कितना ले लूं एलसीएम, तो एक 100 बार अगर ऐसे ऊपर एक एक हो जाए तो ऊपर 100 आएगा, अगर n बार हो गया तो ऊपर n आएगा, समझ में आ गई मेरी बात। अगर ऊपर r की नीचे तो r ही रखेंगे, ऊपर अगर हम लोग एक को n बार ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा ऊपर n हो जाएगा, अगर मैं यहाँ 100 लिख रहा हूँ तो 100 हो जाएगा, 50 लिख रहा हूँ तो 50 हो जाएगा, ऊपर वही संख्या रहेगी जितनी बार आप उसे ऐड कर रहे हो। आगे बात समझ में सभी को, लास्ट में n बार ध्यान रखना है। अब मुझे बताओ जी इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये थोड़ी है r डैश निकाले यहाँ से क्या हो जाएगा r/n, r डैश की वैल्यू क्या आ गई r/n। अब बताओ जी r डैश आ गया, हमें इसका बाह्य प्रतिरोध पता है ना, बाह्य प्रतिरोध लिखेंगे यदि बाह्य प्रतिरोध R हो तब परिपथ का कुल प्रतिरोध, बिल्कुल उसी ऐसे क्वेश्चन है, तब परिपथ का कुल प्रतिरोध, इसे इंग्लिश में क्या लिखेंगे इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज R देन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ R डैश प्लस R डैश इंटरनल रेजिस्टेंस है सेलों का और R क्या है R जो R है आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो R डैश की वैल्यू R/n, इसकी वैल्यू R, ठीक है तेरी वैल्यू सीधी सीधी। अब बताओ धारा के लिए करंट के लिए क्या लिखते थे, अब परिपथ में बहने वाली धारा, अब परिपथ में बहने वाली धारा नाउ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट क्या होता था फॉर्मूला, अब परिपथ में बहने वाली धारा नाउ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट क्या होती थी आई की वैल्यू कुल विद्युत वाहक बल, इसे इंग्लिश में क्या लिखेंगे टोटल ईएमएफ अपॉन कुल प्रतिरोध टोटल रेजिस्टेंस। कुछ याद आ रहा है, बस डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखनी आंसर आ जाएगा इसमें से, कुल विद्युत वाहक बल बटी कुल प्रतिरोध। तो आई की वैल्यू रखो यहाँ पे निकालो इसे, आई क्या आ जाए कुल विद्युत वाहक बल कितना है कुल विद्युत वाहक बल सर्किट का ई, अच्छा कुल प्रतिरोध कितना है R/n प्लस R, कोई दिक्कत। अच्छा एलसीएम लेना नीचे n को, देखो E और आपका हो जाएगा R प्लस NR/n, तो यहाँ से जी n ऊपर चली जाएगी NE/nR प्लस R। पुराने और इसमें कितना अंतर है बताओ मुझे जल्दी से, पहले जो n लगी थी छोटी वाली R में लगी थी, अब की जो n किस में लगी है बड़ी वाली R में लगी है, आ रही बात समझ में, इतना सही दोनों डेरिवेशंस में अंतर है। तो आप ऐसे याद कर लेना सीरीज कॉम्बिनेशन में n छोटी वाली R के साथ लगी है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस में लगी है बड़ी वाली R के साथ में लगी है, यही परिपथ में बहने वाली धारा का व्यंजक है। नोट करो, चलो मैं इंग्लिश बोल रहा हूं इसकी, यही परिपथ में बहने वाली धारा का व्यंजक है। मैं भी थोड़ी देर में इसे बताता हूं आप लोगों को। चलिए तो इसके आगे देखिए, इसकी तो विशेष स्थितियां हैं उन्हें भी समझ लेते हैं।
जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में विशेष स्थितियां पढ़ी थी, ऐसे इसमें भी दो विशेष स्थितियां हैं। देखिए तो विशेष स्थितियां, इसे इंग्लिश में लिख लो मेरे साथ में, स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस, पहला केस है कि कैपिटल आर छोटी आर से, इधर देखो ध्यान से, कैपिटल आर छोटी आर से बड़ी हो, कैपिटल आर छोटी आर से बड़ी हो। एक आर ग्रेटर देन आर, ज्यादा ग्रेटर देन हो जाता तो डबल लगा देते अपन। और अगर मैं आर को छोटी आर से बड़ा मान रहा हूं तो इसका मतलब एनआर और बड़ा होगा। जब एनआर और बड़ा होगा तो हम कह सकते हैं कि जो एनआर है, तब एनआर प्लस जो आर है वो किसके बराबर हो जाएगा बताओ। देखो मैं जी कह रहा हूं आर की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू स्मॉल आर, कैपिटल आर इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू स्मॉल आर, तो आर जब बड़ा है तो एनआर और बड़ा होगा। जब एनआर और बड़ा होगा तो हम कह सकते हैं इस पूरे को अगर ऐड करेंगे तो लगभग वो एनआर के बराबर आएगा, जो मैंने पिछली वीडियो में भी पिछले क्वेश्चन में भी आपको समझा दिया है। कोई दिक्कत? एनआर पिछली क्लास आपको याद होनी चाहिए जी, मैंने वहां पर भी ऐसे ही लिया था, जब आर बड़ा किया था तो एनआर प्लस आर को कैपिटल आर के बराबर लिया था। यानी आप लोगों को ये पता हो एनआर होता ही मैंने क्या लिखा, एनआर प्लस आर किसके बराबर होगी फिर? एनआर की, यानी आर बड़ा है तो आर के ही बराबर होगा, जो बगल वाला तो वैसे ही माना जाएगा लगभग अप्रोक्स। इसलिए करंट का डेरिवेशन क्या हो जाएगा फिर? करंट का डेरिवेशन वहां से लिखो एन ई अपॉन एन आर। अब टोटल रेजिस्टेंस आर ही माना जाएगा हर सेल का, तो बताओ जी कितना बन गया फिर? ई अपॉन आर। और ई अपॉन आर क्या होगा? एक सेल से बहने वाली धारा, एक सेल से बहने वाली धारा को अपन बोलेंगे ई अपॉन आर। तो नीचे इधर लिख देंगे एक सेल से बहने वाली धारा। बताओ इस कंडीशन में सफल होगा या अपन कह सकते हैं यूजफुल होगा? इस कंडीशन में उपयोगी नहीं होगा, क्योंकि अपन सेल कितने लगा रहे हैं? एन, और करंट कितना मिल रहा है? एक सेल था ना, तो अपन इसे कहेंगे जी बेनिफिशियल नहीं है, यानी लाभकारी नहीं है। एक सेल से बहने वाली धारा। अभी आप अपने नोट्स को थोड़ा कल दोनों क्वेश्चनों को करना आराम से बैठ के आज ही, तो समझ में आएगा आपको। नॉट बेनिफिशियल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, या नॉट यूजफुल हिंदी में क्या लिखेंगे? जो उपयोगी नहीं है। कब उपयोगी नहीं है? जब कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर से बड़ी है। आ रही बात समझ में? कैपिटल आर जब स्मॉल आर से बड़ा है तो करंट तो हमें एक सेल का मिल रहा है, और हम लगा कितने नए सेल? एन। तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे जी यूजफुल नहीं है। क्लियर सभी को? दूसरी कंडीशन हम देख लो पहले। यदि स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से बहुत ज्यादा हो, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से बहुत ज्यादा, तब बताओ मुझे एन आर प्लस आर किसके बराबर होगा? आर के बराबर होगा, क्योंकि हम जो मान के चलेंगे एन आर बहुत कम है। जब बहुत कम है मल्टीप्लाई छोटी संख्या से और करोगे तो और छोटा होता है। क्या था? 0.1, 0.1 का मैंने कहा मल्टीप्लाई और किसी से करोगे तो और छोटा कर देगा, वो पॉइंट की संख्या पॉइंट से और छोटी हो जाएगी। तो अपन ने लिखा आर बड़ा कर रहे थे, आर को एल स्क्वायर 0 एल स्क्वायर का कर रहे थे, और भी छोटा हो रहा था वो। तो बताइए कितना हो जाएगा जी? आर लगभग। तो अब बताइए अगर मैं इसे इतना लिख दूं तो आई कितना बनेगा फिर यहाँ से? एन ई अपॉन आर। तो यहाँ से एन को अलग कर लो, ई अपॉन आर को अलग कर लो। बताओ ई अपॉन आर क्या हो जाएगा? एक सेल से बहने वाली धारा, एक सेल से बहने वाली धारा। यूजफुल होगा इसमें ये? इस कंडीशन में तो देखो जितने सेल लगा रहे हैं उतनी करंट मिल रही है हमें। कब कंडीशन? जब हम कह रहे हैं कि स्मॉल आर बहुत बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए? कैपिटल आर से, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज्यादा है। तो उस कंडीशन में हम जितने भी सेल यूज कर रहे हैं उतने सभी सेलों की करंट हमें मिल जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या लगेंगे? यूजफुल। आपको तो पूरा तरीके से लिखना आता है इस कंडीशन में, तथा इस स्थिति में
जो सेलों का क्रम है, सेलों का समांतर क्रम संयोजन है, वो क्या होगा, लाभकारी होगा। नोट्स में लिखा है, देखना ध्यान से, ये चीजें उसमें लिखी है। क्लियर है सभी को? जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं इतना ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप इसे अगर समझ में आती है वीडियो और अच्छा लग रहा है आप लोगों को, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें, जिससे जल्दी से जैसे ही बन के सब्सक्राइब होते हैं हम लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।